नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देश के प्रति कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी में भाग लेने वाले पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियंस जिनको बढ़ाया जाता है, वो पॉलिटिशियंस जिनके नाम बढ़ाए जाते हैं और ये संभव है कि विदेशी शक्तियाँ किस प्रकार से काम करती हैं। मैं चर्चा करने जा रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में एक विशेष टिप्पणी आपसे करूंगा कि आखिर भारत में ये जो एनजीओ गैंग है, भारत में जो अवार्ड गैंग है, ये कैसे कब से सक्रिय हुए। हम ये भी चर्चा करेंगे कि इनकी वजह से देश में नुकसान कितना होता है। ये लोग जब शाहीन बाग का विरोध का समर्थन करते हैं, ये लोग जब इनके लोग अंकुर शर्मा की हत्या का सपोर्ट करते हैं या करवाते हैं, ये लोग जब दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी देते हैं, मदरसों को पेंशन देते हैं और देश में इस तरह का अस्थिरता करने वाले लोग, जो अगर मैं कहूँ कि जेएनयू में सक्रिय थे, जेएनयू में सक्रिय ऐसे लोग जिन्होंने आवाज़ लगाई हो, नारे लगाए हों, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा से मतलब है कि तेरे कातिल सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी पूरे तथ्य एविडेंस जानने के बाद। यानी कि वो एक ट्रायल से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और बाद में अफजल गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इन याकूब मेनन, अफजल गुरु, इनकी फांसी की सज़ा सुनाने से पहले भी कई बार रात में कोर्टें खोली गई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी कंफर्म की। अब ये नारा लगाना है इस समय कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं का मतलब तेरे कातिल तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही वो ठहरा रहे हैं। ऐसे लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले लोग, ये इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल्ली में जेएनयू में जो लोग विज़िट करें, राहुल गांधी जैसे और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग विज़िट करें, इनका सपोर्ट करें। इन विषय में जो दोषी लोग हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग, उनके खिलाफ चार्जशीट सैंक्शन न करें, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन न करें। शाहीन बाग में पुलिस अगर उनको हटाना चाहती है तो दिल्ली सरकार इस बात की परमिशन न दे, क्योंकि लाठीचार्ज दिल्ली सरकार की परमिशन के बगैर नहीं किया जा सकता था, केवल समझाया जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों के ये लोग देश को अस्थिर करने के लिए क्या नहीं करते। एपिडेमिक का टाइम भी इन्होंने नहीं छोड़ा, और एपिडेमिक का टाइम नहीं छोड़ा इन द सेंस कि एपिडेमिक के टाइम पर पहले ऑक्सीजन पर इन्होंने ऊधम मचाया, और इतना ऊधम मचाया कि देश में, पूरे विश्व में ये सूचना गई कि भारत में ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। पूरे देश ने पूरे विश्व ने ऑफर करना शुरू किया भारत सरकार को कि आपके पास ऑक्सीजन की कमी है तो हम आपकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे या हम आपकी मदद करेंगे। देश की सरकार, केंद्र की सरकार ये लगातार कहती रही कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। आपने ये पूछा कि मदद करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है। हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा रही हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे पास पात्र नहीं थे। पात्र से मतलब है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेट सिलेंडर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन रखने की और सप्लाई करने की व्यवस्था नहीं थी। अब ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है, लेकिन इन इक्विपमेंट को एक साथ नहीं बनाया जा सकता, और देश में जो डिमांडें थी, ऑक्सीजन की जो डिमांड थी, उसको केंद्र सरकार पूरा करने का प्रयास लगातार कर रही थी। इसके बाद उसी विषय पर, वैक्सीन के विषय में लगातार देश में हंगामा मचाया गया कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, हम बहुत तेज़ी से वैक्सीन लगाना चाहते हैं, बहुत जल्दी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। वैक्सीन के मामले में पहले ये कहा गया कि वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को स्वतंत्र रखा जाए, राज्य अपने हिसाब से लगा लें, और दिल्ली जैसे राज्य जो सक्षम हैं उनको उस सबके पिछड़ों की कैटेगरी में न रखा जाए। बाद में दिल्ली ने ही चिल्लाना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो क्या राज्य से कहेंगे।
राज्य के सब्जेक्ट, मैंने इस पर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और कहा था कि राज्य के सब्जेक्ट आपने अनुसूची 7वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए ऐसे लोगों को, और केंद्र के सब्जेक्ट, राज्य के सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट इनको पढ़ना चाहिए। हेल्थ प्योर रूप से राज्य का सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी केंद्र सप्लाई कर रहा था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाएगा तो फिर देश में लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए केंद्र सरकार ने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में किसका कर्तव्य है इसको देखे बगैर राज्यों को मदद करना जारी रखा। ऑक्सीजन की सप्लाई या जो कुछ भी इक्विपमेंट और जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ी वो सब कुछ केंद्र सरकार ने दिया, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो या और मेडिसिन की बात हो। हमारे देश में इन गैंगों ने जो आतंक मचा कर रखा, इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए जो इम्प्रैक्टिकेबल हो, जो प्रैक्टिकेबल ना हो कि हर मोहल्ले में वैक्सीन, हर मोहल्ले में ऑक्सीजन के इतने सिलेंडर, इतनी एम्बुलेंस और बहुत सारी गणित, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं था भारत की स्थिति के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। उसके बाद भी ऑक्सीजन पर बवाल मचा ही रहा। आपको याद होगा कि उसी समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़ की अदालत ने आदेश किया कि हम ऑक्सीजन ऑडिट बिठाना चाहते हैं पूरे विश्व में। सुबह 11 बजे तक अरविंद केजरीवाल लगातार चिल्ला रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में लोग मर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा ऑक्सीजन ऑडिट, उसके आधे घंटे बाद ही अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया और उन्होंने कहा धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर जी, आपने हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की। क्यों? क्योंकि उनको उस समय ही एहसास हो चुका था कि अब वो फंस चुके हैं। लेकिन अपनी राजनीति से बाज कैसे आएंगे? कुछ न कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट देते ही रहते हैं और देश में अस्थिरता फैलाते हैं। क्या एपिडेमिक एक्ट के टाइम पर, एपिडेमिक एक्ट जिस समय एग्जिस्टेंस में हो, इस तरह की अफरा तफरी और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने वालों को जो सज़ा के प्रावधान हैं 2 से 7 वर्ष तक के, क्या उन सजाओं के मामले में या उन मामलों में क्या अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कवर नहीं होते? ये सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक एक्सपर्ट पैनल को बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल ने ऑक्सीजन ऑडिट किया कि भाई कितनी डिमांड है, कितनी होनी चाहिए, कितने। मालूम पड़ा कि दिल्ली में डिमांड अगर 2 मीट्रिक टन की थी तो दिल्ली में हकीकत में जो रिक्वायरमेंट थी वो 2 मीट्रिक टन थी, लेकिन दिल्ली सरकार डिमांड 12 मीट्रिक टन की कर रही थी। कैपेसिटी अगर 2 मीट्रिक टन दिल्ली की है तो फिर 2 मीट्रिक टन ही सप्लाई करना चाहिए। आप 12 मीट्रिक टन की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से ये दिल्ली ने दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली बहुत परेशान है, दिल्ली मर रही है। अच्छा, केंद्र सरकार ने सप्लाई भी बड़े स्तर पर की, पूरी मुझे लगता है कि जितनी डिमांड की गई उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन बड़े स्तर पर डिमांड को पूरा किया और दिल्ली और महाराष्ट्र, मुंबई में ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया था, तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि नहीं, दिल्ली की तरफ हम भोपाल से या मध्य प्रदेश में जो सप्लाई हो रही है वो दिल्ली की तरफ बढ़वा देते हैं। ऐसे आदेश दिए गए और दूसरे राज्यों में लोग कैजुअलिटी का पार्ट हुए, लेकिन दिल्ली 2 मीट्रिक टन के बजाय 12 मीट्रिक टन मांग रही थी और दिल्ली को 8 से 10 मीट्रिक टन सप्लाई की जा रही थी दिल्ली के हिसाब से। ऐसे 15 दिनों का डेटा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व और जो ऑक्सीजन ऑडिट हुआ उसकी रिपोर्ट आई है। ये कोई केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई मोदी की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई योगी सरकार की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट पर के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनकर आए या ऑक्सीजन ऑडिट करने आए। आप सोच कर देखिए कि देश में ऑक्सीजन के लेकर अफरा तफरी फैलाने में कितना बड़ा योगदान दिल्ली सरकार ने दिया होगा। और दिल्ली सरकार के ऐसी डिमांड पर पूरे देश के अपोजिशन के पॉलिटिशियन, जिनको शायद पॉलिटिक्स नहीं करनी भविष्य में, उन सब ने उनका साथ दिया। हंगामा इतना मचा कि लोगों ने केंद्र की सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े करने शुरू किए, राज्यों की सरकार के ऊपर भी प्रश्न करने शुरू किए।
लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो होता ही है, और सांच को आँच क्या, समय तो लगता ही है। इसलिए केंद्र के इस मामले में सच सामने आना ही था, ऑक्सीजन ऑडिट होकर सामने आना ही था। सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जैसे लोग जो इस तरह की अफरा तफरी दिल्ली में या पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके प्रयास बिल्कुल भी शाहीन बाग को ख़त्म करने के नहीं थे, जिन्होंने किसान तथाकथित किसान मूवमेंट को बढ़ाने का प्रयास किया। और आपको मैं बता दूं कि किसान मूवमेंट को बढ़ाना, जो अरविंद केजरीवाल ने जो भूमिका निभाई, उसमें किसान मूवमेंट को बढ़ाने का नतीजा निकला कि अभी एक एक्सपर्ट रिपोर्ट आई जिसमें ये आशंका जताएगी कि 15,000 करोड़, वो 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो कि पंजाब में होने वाला था, वो इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा चला गया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ वहाँ मूवमेंट चल रहा था, और मूवमेंट का एपी सेंटर पंजाब नहीं बना हुआ था, मूवमेंट का एपी सेंटर दिल्ली बना हुआ था। अब आप सोच कर देखिए कि मूवमेंट दिल्ली में चल रहा था, तो दिल्ली की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें, या फिर नरेला बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, या इधर हम जो हरियाणा के रास्ते गुरुग्राम से होते हुए राजस्थान की तरफ जाते हैं, उनकी बात करें, ये सारा जाम था। दिल्ली बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से लगता है, उसमें कुछ रिलैक्स था, लोग आ जा रहे थे क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी सजग थी। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स को पूर्ण रूप से सीज करना पड़ा था, जिसका परिणाम निकला था कि दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसका मार्ग ही कट गया, दिल्ली से संपर्क ही टूट गया था, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टर कहाँ से जाएगा हरियाणा में या पंजाब में? इन्वेस्टर तो दिल्ली से ही जाएगा। तो दिल्ली या मुंबई से आएगा, दिल्ली से जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टर ने 15 लाख करोड़ रुपए का, ऐसा एक रिपोर्ट आई है, जो इन्वेस्टमेंट रोक लिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पंजाब का ही हुआ, हरियाणा का हुआ, और दिल्ली का नुकसान तो स्वाभाविकता हो ही रहा था क्योंकि ऑफिसेस दिल्ली में थे और दिल्ली से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रकार के राजनीतिक पैदा कैसे होते हैं, किसने पैदा किए? मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। पुरानी बात यह है कि हमारे देश में राजा राम मोहन रॉय, आपने सब ने किताबों में खूब पढ़ा होगा राजा राम मोहन रॉय के विषय में, और केजरीवाल और राजा राम मोहन रॉय की आप अगर सिमिलरिटी देखेंगे, हालांकि मैं उनसे नहीं मिला रहा हूँ, राजा राम मोहन रॉय में कुछ तो अच्छाइयाँ रही ही होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप उन दोनों को मिलाएंगे, अवार्ड गैंग, तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में एनजीओ गैंग कैसे एक्टिव हुए। पहले अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं। अरविंद केजरीवाल एक एम्प्लॉय थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय भी कंपनी के एम्प्लॉय थे, सरकारी कर्मचारी। अरविंद केजरीवाल को छोटे छोटे जो उन्होंने काम करने शुरू किए, इच्छा बस, कोई इच्छा बस, गलत इंटेंशन के साथ, उस पर मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया गया, और मैग्सेसे पुरस्कार इंडोनेशिया में दिया जाता है। रॉक फेलो ब्रदर्स और फोर्ड फाउंडेशन उसका मुख्य दाता है। फोर्ड फाउंडेशन पूरे विश्व में आतंक फैलाने के लिए जानी जाती है, और रॉक फेलो ब्रदर्स भी पूरे विश्व में इसलिए ही जाने जाते हैं कि ये देशों में जिनको टारगेट करते हैं वहाँ के लोगों को अवार्ड देते हैं, और अवार्ड के साथ उनको पैसा फंड पहुँचाना शुरू करते हैं, कभी ह्यूमन राइट के नाम से, कभी दलित मूवमेंट के नाम से, तो कभी पर्यावरण मूवमेंट के नाम से। कुल मिलाकर इनका काम फंडिंग करना है। और व्यक्ति को पहचान कैसे दी जाए? व्यक्ति को पहचान देने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार या और जो विदेशों में पुरस्कार चलते हैं, ऐसे कुछ पुरस्कार देना शुरू कर दो। अब सवाल यहाँ पर एक ये आया कि राजा राम मोहन राय या उनके बाद जब राजा राम मोहन राय से स्प्लिट होकर केशव चंद्र सेन, जिन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था, वो निकल कर बाहर आए, तो क्या था उनकी गणित? राजा राम मोहन रॉय जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, राजा राम मोहन रॉय को राजा वो उस समय नहीं कहे जाते थे, वो चूँकि नौकर थे, इसलिए उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। इंग्लैंड में ट्रेनिंग के बाद वो भारत में वापस आए। तो भारत में वापस आते समय या इंग्लैंड जाते समय, उस समय अकबर द्वितीय, जो कि दिल्ली का पेंशन भोगी
राजा था, पेंशन भोगी सुल्तान था, ये बादशाह अपने आप को कहता था और अंग्रेजों से पेंशन लेता था। वो दिल्ली के लाल किले में कैद था, वो केवल फरमान साइन करता था। उसने राम मोहन रॉय को अंग्रेजों की रिकमेंडेशन पर राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि देने के बाद उनको भारत में लाया गया और बंगाल, जो शुरू से इस तरह के कामों का बैटलफील्ड रहा है, बंगाल से उनका ये सब काम शुरू कर दिया गया। बंगाल से जब उनका काम शुरू किया तो वो जो उन्होंने मूवमेंट छेड़ा, वो छेड़ा था अंग्रेजी एजुकेशन लेने के लिए कि आप अंग्रेजी एजुकेशन, अंग्रेजी विद्यालयों में आइए। उसी समय राजा राम मोहन राय का ये जो समय माना जाता है, राम मोहन रॉय के उस समय पर ही ये क्रिश्चियन एजुकेशन, मिशनरी एजुकेशन देश में, आप देखिए उस वही टाइम है 1822, 23, 24, 25, 30, और उसी समय ये सब क्रिश्चियन कॉलेज आपको मिलेंगे पूरे देश में, मिशनरी के कॉलेज मिलेंगे पूरे देश में, यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी पूरे देश में। अब इन स्कूलों में लोग एडमिशन लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए इनमें एडमिशन करवाने का काम राजा राम मोहन राय को दे दिया गया, राजा की उपाधि देकर। फिर भी लोग कन्विंस नहीं हुए तो राम मोहन रॉय को एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड में कहा गया कि सती प्रथा पर कानून बनाया जाता है और सती प्रथा के आंदोलनकारी के रूप में राम मोहन रॉय सामने आए। बाल विवाह पर कानून बनाया जाता है, बाल विवाह रोकने के लिए राम मोहन रॉय सामने आए। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सती प्रथा के कोई एविडेंस नहीं मिलते। सती प्रथा के एविडेंस अगर हमारे यहाँ कुछ मिलते हैं तो आप सोचकर देखिए, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, क्या आपके अगल बगल कोई सती का प्रकरण है? और इस तरह के प्रकरण तो अमर हो जाते हैं, हज़ारों हज़ार साल के लिए अमर हो जाते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते थे। क्या आपके संज्ञान में ऐसे कोई सती प्रथा के मंदिर देश भर में मिलते हैं जिसमें ये कहा जाए कि ये जो मंदिर हैं वो उन माताओं के हैं जिनको सती कर दिया गया था, जो सती हो गई थी? सती एक प्रथा थी जिसके तहत महिला चिता के पास खड़ी होकर ये क्लेम करती थी कि मेरा भरण पोषण, मेरी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा और मैं किसके साथ रहूंगी पति के मरने के बाद। तो बेटा आता था, कहता था मैं अपने साथ रखूंगा, भाई आता था, कुल मिलाकर उसका मेंटेनेंस उस समय तय होता था। उस व्यवस्था को, मेंटेनेंस तय करने की व्यवस्था को ही सती प्रथा कहते थे। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं करनी, चिता के पास वो खड़ी होगी और वो आवाहन करेगी, अब मेरा क्या होगा, क्यों ना मैं सती हो जाऊं, क्यों ना मैं पति वियोग में चली जाऊं, ऐसा घोषणा वो करती थी। तो फिर उसका सतीत्व, उसका जो भरण पोषण है वो उस समय तय हो जाता था पूरे समाज के सामने। ना ही एविडेंस चाहिए, ना कोर्ट चाहिए, ना कचहरी चाहिए, ना कॉपी चाहिए, ना रजिस्टर चाहिए, ना ही कोई ऑर्डर चाहिए। केशव चंद्र सेन की एक सभा में, चूँकि केशव चंद्र सेन राम मोहन रॉय के ही चले हुआ करते थे, साथ साथ दोनों काम कर रहे थे। केशव चंद्र सेन के एक भाषण दे रहे थे। भाषण में विवेकानंद जी वहाँ पहुँच गए। विवेकानंद जी केशव चंद्र सेन को सुनते रहे। सुनते सुनते विवेकानंद जी ने एक प्रश्न पूछा और कहा कि आपने अपनी बेटी का विवाह तो एक राजा के साथ तय किया है और वो तो राजा माइनर है और लड़की भी माइनर है। तो केशव चंद्र सेन के पास उस सभा में जो दुनिया के फिलॉसफी कर रहे थे, उनके पास जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा वो राजा है। तो विवेकानंद जी ने पूछा क्या राजा और प्रजा में कोई फ़र्क है, क्या उनकी आयु, बाल विवाह में कोई फ़र्क है? केशव चंद्र सेन की दुकान ऐसे बंद हुई थी उस समय। तो ये वो लोग थे जिनको अवार्ड देकर अंग्रेज बढ़ाता था, जिनके नाम पर कुछ अंग्रेज करता था और इनके माध्यम से अंग्रेज अपने स्वार्थ सिद्ध करता था। ये परंपरा लंबे समय तक चली, यहाँ तक कि केशव चंद्र सेन अपनी प्रार्थना समाज लेकर मुंबई गए और उनके चक्कर में उस समय मिस्टर रानडे आ गए, जो बड़े राष्ट्रवादी थे, एक सोसाइटी पूरी चला रहे थे और आंदोलन चलाए हुए थे। लेकिन क्या करते? समस्या तो यही थी कि भारतवासियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इस हृदय को खिलना बहुत आसान होता है। उन लोगों ने उस समय खेला और इन गैंगों ने अंग्रेजी एजुकेशन को बढ़ावा दिया, भारत को निकृष्टता दिखाई और ये पूरी कोशिश की कि भारत के लोग ये सांप सपेरों के देश हैं, ये लोग बड़े बिना पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ा लिखा क्या, शिक्षा कौन सी? ये कॉमर्शियल एजुकेशन जो आज भी चल रही है, वो एजुकेशन जो घर वालों को दूर करती है, माँ पिता का सम्मान से दूर करती है, परिवार के रिश्तों से दूर करती है और जो सिर्फ धन कमाने के लिए लिटरेसी देती है।
तो उस एजुकेशन को बढ़ावा दिया और देश को समझाया तुम तो बिना पढ़े लिखे लोग हो। सेम वैसा ही कुछ बाद में भी हुआ। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जिनको मैग्सेसे अवार्ड वगैरह दिए गए सिर्फ इनको फेम करने के लिए, इनको इनका नाम बड़ा करने के लिए। क्यों? क्योंकि विदेशी लोगों की स्वार्थ सिद्धि कैसे हो, उनकी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया गया और बाद में ये पॉलिटिक्स में ऐसे चमके कि मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री जिनके दया पात्र से बने थे, जिनकी दयाओं से बने थे, ये उनके ही शिष्य बने रहे। परिणाम ये निकला कि ये लगातार केंद्र को या देश को कैसे बदनाम किया जाए। जब आप ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, आपको एविडेंस देने चाहिए, तो आप मोदी सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, आप देश को बदनाम कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं भारत में ऑक्सीजन की कमी है, तो आप मोदी सरकार को टारगेट नहीं कर रहे हैं, केवल आप पूरे देश को टारगेट कर रहे हैं, पूरे देश की छवि पूरे विश्व में खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि CAA भारत में गलत कानून है, जबकि हर एक देश में अपना नेशनल रजिस्टर होता है, तो नेशनल रजिस्टर NRC करने से पहले ही CAA के विरोध में आप खड़े हो जाते हैं ताकि NRC ना हो पाए, तो आप राष्ट्र का विरोध कर रहे होते हैं। जब आपके खिलाफ ये ऑडिट हुआ तो ऑडिट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने ये पाया कि दिल्ली की डिमांड 2 मीट्रिक टन की थी और वो दिल्ली की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन की थी और वो डिमांड 12 मीट्रिक टन के लगभग कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। भाई 2 मीट्रिक टन थी, अगर इनसिक्योरिटी लग रही थी तो 2.5 ले लेते, 3 मांगते, लेकिन आप 12 मीट्रिक टन मांग रहे थे और केंद्र को लगातार आड़े हाथों लिए हुए थे। रोज पब्लिक मीडिया में आप स्टेटमेंट दे रहे थे। एपिडेमिक एक्ट के तहत क्या इन लोगों के खिलाफ अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट लगा रही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब इनके खिलाफ संज्ञान लेगा और एकेडमिक एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा फाइल करेगा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा फाइल करेगा, या जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या FIR होंगी। और चूंकि ऑडिट रिपोर्ट तो आ ही चुकी है, इसलिए क्या इनको अब एपिडेमिक एक्ट में आम आदमी को जैसे जेल भेजा जाता है वैसे ही जेल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। हमको सावधान रहना चाहिए कि जो ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से ये डिग्री लेकर आते हैं, क्या ये कहीं वैसे ही अवार्ड मेंबर्स तो नहीं हैं जैसे कि एक समय पर राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन और उनके साथी हुआ करते थे। आपको ध्यान देना ही होगा। क्योंकि मैं इसलिए इन पर और प्रश्न करता हूं क्योंकि आज़ादी के बाद जो किताबें लिखी गई उसमें इनको पुनरुत्थान का जनक कहा गया, रिनाइसेंस के जन्मदाता, और पुनरुत्थान का जनक कहने वाले लोगों ने लिखा कि नहीं भाई इन्होंने तो जागरूकता, कौन सी जागरूकता? क्रिश्चियन एजुकेशन की, मिशनरी एजुकेशन की जागरूकता, जो हमारे देश की आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और उस प्रॉब्लम की वजह से ही हमारे यहाँ जो बहुत पढ़े लिखा वर्ग है, जिसको NDTV अच्छा लगता है, जिसको द वायर अच्छा लगता है, जिसको इंग्लिश न्यूज़पेपर अच्छे लगते हैं, वो लोग रोज़ एनालिसिस करते हैं और सरकार को दबाव और प्रेशर में लेने का प्रयास करते हैं। उनकी एजुकेशन भारत के प्रति नहीं है, उनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड के प्रति है और वो भारत को बदनाम करने में कोई भी कसर और कमी नहीं छोड़ते। मैंने जितनी बात कही हो सकता है कि आपको ठेस पहुंचे, लेकिन आप विचार जरूर करिएगा कि क्या वाकई में भारत में सती प्रथा थी। आप पता करने की कोशिश करेंगे अपने पूर्वजों से, अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारियों में, तो आपको पता लगेगा कि कहीं भी सती की आपको कहानियाँ नहीं मिलेंगी, किसी गांव में सती की कहानियाँ नहीं मिलेंगी। सती की कहानियाँ ये केवल हवा में बनी हुई कहानियाँ थीं और कुछ लोगों को भारत में पुनरुत्थान का जनक बनाने के लिए ये कहानियाँ कही गई थी और जिन्होंने भारत को ऐसे मार्ग पर धकेल दिया कि आज भी हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग या जिन्होंने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे और उस समय बदनाम करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा कार्रवाई मत करिए, एपिडेमिक एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है क्या। और अफरा तफरी फैलाना, देश में अव्यवस्था फैलाना, देश में लोगों का के प्रति अविश्वास फैलाना, क्या ये देशद्रोह की परिभाषा में नहीं आता? मुझे लगता है कि आप सभी इस तरह के मैसेजेस को, इस पर छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर पूरे देश को बताएंगे ताकि सरकार के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर भी थोड़ा बहुत दबाव आए, और नहीं आए तो उनको आइडियाज़ आएँ, कोर्ट को आइडियाज़ आएँ और उनको ये समझ आए कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को
राजमहल में नहीं, जेल में होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच।